नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की लगातार हर प्रकार की अपडेटेड न्यूज़ और हर प्रकार की स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर समय समय पर मिलती रहती है। हमारा हरियाणा पीटी एग्ज़ाम को लेकर एक सीरीज चली हुई, जिसमें हम आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। संडे को हमारा रेस्ट रहता है, तो उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ गया हूँ। इसके अलावा बता दूं कि लास्ट संडे को हमने एक टेस्ट भी कंडक्ट किया था। इस संडे को भी एक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, दिन में दोपहर 12 बजे के आसपास होगा, जो लाइव चलेगा। कोशिश की जाएगी लाइव चलाने की। पिछली बार भी कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया था, तो वीडियो वैसे डल गया था। लेकिन इस बार कोशिश होगी कि दिन में 12 बजे बिल्कुल लाइव टेस्ट हो। पिछली बार यूट्यूब में कुछ समस्या आ गई थी, वीडियो अपलोड करने में या लाइव चलाने में थोड़ी समस्या फेस हो रही थी। अब की बार शायद ना हो, तो हमारा जो है लाइव रहेगा जो है टेस्ट संडे को दिन में 12 बजे। कोशिश करेंगे बिल्कुल एक्यूरेट करने की। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। हरियाणा पीटी एग्ज़ाम का हमारा जो सीरीज चली उसका नेक्स्ट पार्ट आज है सैटरडे और कल है संडे। तो संडे को आपका टेस्ट 100% होना है, दिन में 12 बजे। बिल्कुल जुड़े और बिना देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो में। से पहले बता दूं कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन चैनल फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमेशा मिलती रहती। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, जो एग्जाम में आता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। पहले भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, पढ़ भी चुके हैं थोड़ा, और उसको डीपली मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा चल रहा था न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड टॉपिक, न्यूट्रिशन, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक चला हुआ है, उसमें हमने कल के वीडियो में हमने देखा कि विटामिन्स क्या होते हैं, क्या नाम होता है वैज्ञानिक, किस विटामिन की कमी से क्या कौन सा रोग हो सकता है। तो वहाँ पे एक विटामिन पढ़ा था हमने B5। मैंने बताया था प्लेगरा रोग B5 की कमी से होता है, लेकिन वहाँ पे एक हमारे कोई सीनियर साथी हैं, उनका कमेंट आया था कि प्लेगरा जो रोग है विटामिन B3 की कमी से होता है। तो मैंने उसको गूगल किया, वहाँ पे विटामिन B3 दिखा रहा है, लेकिन जो हमने वीडियो के लिए जहाँ से डाटा लिया था वहाँ पे प्लेगरा रोग जो है विटामिन B5 की कमी से दिखा रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसका कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा, क्योंकि मेरे को और सोर्स भी देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको उसका राइट आंसर बताने की। अभी के लिए क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें जो कल के वीडियो में मैंने किया था। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आपको मैंने पहले दिन बता दिया था कि हमारे खाने में 3 चीज जो होती हैं मेन होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो इनमें से जो ईंधन का काम कौन सी 2 चीजें करती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और बॉडी बिल्डिंग का काम करता है आपका प्रोटीन। इसके अलावा खाने में विटामिन होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। साइड में फोटो आ रहा होगा, आप देख सकते हो कि ये जो है एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, आया भी है कि नाइट्रोजन तत्व किसमें पाया जाता है। हमने पढ़ा प्रोटीन के अंदर पाया जाता है, पढ़ चुके हैं ये बात। तो एक चीज ये भी होती है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस के मिश्रण से बनती है। तो साइड में चित्र आ रहा है, उस पर देख सकते हो आप, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने कार्बनिक तत्व हैं। और फैट भी सेम एज इट इज इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बनती है। और प्रोटीन में तो 3 तत्व शामिल होते हैं, इसके अलावा एक नाइट्रोजन तत्व भी जो है प्रोटीन में आपके शामिल रहता है। तो ये बात याद रखें, ठीक है। इसके बाद इसके स्रोत बता दी, एग्जाम्पल के तौर पर आलू है, चावल है, मक्का है, गेहूं है, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। अब 3 टाइप कई बार एग्जाम में आ सकता है कि जो आपकी ग्लूकोज है वो किस प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होती है, एक सरल, सबसे सरल शर्करा होती है, मतलब सबसे जल्दी एनर्जी इससे मिलती है, इसको पचने में सबसे कम समय लगता है। जो चीज याद कीजिए इसको, उदाहरण इसके दे दिए, पेंटोजेज, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ठीक है। ये सारे ये आगे हम पढ़ेंगे, ग्लूकोज किससे मिलता है, फ्रक्टोज किसमें होता है, ये सारी चीजें आगे आएंगी। और दूसरा जो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के क्या होती है, 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के जोड़ से बनते हैं। मतलब एक अगर मोनोसैकेराइड है तो वो मोनोसैकेराइड है, मतलब सबसे सरल आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरल शर्करा है। लेकिन 2 मिल गई तो हो जाएंगी डाइसैकेराइड, ठीक है। और 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा मिल जाए बहुत सारी, तो हो जाएंगी पॉलीसैकेराइड। इजी लैंग्वेज में बता दिया, ठीक है। ज्यादा होगी बहुत ज्यादा पॉलीसैकेराइड, और 2 मिली हुए तो डाइसैकेराइड, एक है तो आपकी मोनोसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। डाइसैकेराइड के उदाहरण दे दिए इसने, लैक्टोज, सुक्रोज।
और पॉलीसैकेराइड के उदाहरण दे दिए, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सारे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक था उसके ऊपर हम चलेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप बता दिए, आपको समझ में आ गए होंगे, वेरी इजी। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हम उसके ऊपर चलते हैं। तो साइड में जो स्क्रीन आ रही होगी आपके, देख सकते हो, परमाणु अधिनियम चीन 1952 में बनाया गया। ISO जो है, जो ठप्पा लगाया जाता है चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, शुद्धता के लिए, वो कब बना? 1952 में, 1952 में। अब बात आती प्रोटीन की। प्रोटीन मेनली दो टाइप का होता है, पहला है क्लास ए प्रोटीन, दूसरा है क्लास बी प्रोटीन। क्लास ए प्रोटीन कौन सा होगा? वो प्रोटीन जो हमें एनिमल पदार्थों से मिले। एनिमल आपका दूध है या मांस है, जो भी है, मछली है, ठीक है, इन सब से जो मिलता है वो एनिमल प्रोटीन हो गया आपका, ए क्लास इसको बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो प्रोटीन हमारा क्लास बी प्रोटीन, जो हमें वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, तो एनिमल प्रोटीन जो मांस मछली से निकलता है, एल्ब्यूमिन अंडे के सफेद पदार्थ वाले भाग से मिलता है, दूध से मिलता है। ठीक है, इतना याद रखें। दो प्रकार का विटामिन हो गया, क्लास ए एनिमल प्रोटीन, क्लास बी हो गया वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन जो है अनाज से मिलेगा आपको या दालों से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। मैंने बताया था एमिनो एसिड के रूप में जो प्रोटीन बॉडी में स्टोर रहता है, जहाँ पे भी जरूरत होती है वो एमिनो एसिड जो प्रोटीन है, वो एमिनो एसिड वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मसल्स के अलग अलग पार्ट में जाके सेल्स का निर्माण करता है। इसके बाद नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स के अंदर पाई जाती है, हम पढ़ चुके हैं, ये बात फिर आ गई है आपकी। फिर है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, पढ़ चुके हैं, फिर आई हुई है। इसके बाद 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4.1 किलो कैलोरी आपकी जो है देती है। इसके अलावा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 4.1 किलो कैलोरी। और जो आपका फैट है उससे कितनी मिलेगी? आपकी 9.1 किलो कैलोरी जो है हमें फैट से मिलती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी हमें फैट से, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बराबर इक्वल एनर्जी मिलती। लेकिन सबसे पहले एनर्जी कौन देता है बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप बैठे हुए एक जगह एकदम से उठ के चले तो वहां पे यूज होगी आपकी कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो शरीर में फैट जमा होती है उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो है बॉडी के जो सिस्टम है एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला फैट को, वहां पे भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो फैट होती है वो स्लो एनर्जी वाली देने वाली एक पार्ट होता है भोजन का। ठीक है, जो स्लो एनर्जी देता है। इसके बाद मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी आपकी कार्बोहाइड्रेट आएंगे? अभी पढ़ाया था मैंने, फिर आ गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि जो है, ये शुगर आदि जो है मोनोसैकेराइड होती हैं। डाइसैकेराइड कौन सी होंगी आपकी? स्क्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सारी शुगर। ठीक है, किस में आएंगी? डाइसैकेराइड में। इसके बाद लैक्टोज किससे बनता है? लैक्टोज जो आपका बनता है वो बनता है दूध से। लैक्टोज किससे बनेगा? दूध से। और जो आपका स्क्रोज है वो किससे बनता है? स्क्रोज किससे बनेगा आपका? स्क्रोज बनेगा आपका गन्ने से। ठीक है, जो गुड़ होता है उसमें स्क्रोज होता है, गन्ने के रस से जो हमें स्क्रोज मिलता है। फ्रक्टोज जो है फल और शहद के अंदर होता है। शहद के अंदर फ्रक्टोज होता है, शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसके बाद जो स्टार्च है वो किससे मिलेगा आपको? अनाज, जड़, सब्जियां, सेलुलोज, तने वाली सब्जियां और ग्लाइकोजन वाली चीजों से जो आपको स्टार्च मिलेगा। ग्लाइकोजन लीवर और मांसपेशियों में स्टोर होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा होती है वो किस में स्टोर हो जाती है? आपकी लीवर में। ठीक है, लीवर और मसल्स के अंदर, कुछ मसल्स में होगी। मसल्स जब फुल हो जाएंगे ग्लाइकोजन से तो कहां पे स्टोर हो जाएगी? वो लीवर के अंदर। इसके बाद है फैट, जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। और प्रोटीन अगर आ जाए तो वो आपका होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट के अंदर सेम केमिकल्स जो होते हैं, सेम जो उसके पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तीनों ही चीजें फैट में भी होती है, कार्बोहाइड्रेट में भी होती है, लेकिन प्रोटीन के अंदर एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है। बार बार बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आने के चांसेस आपके। ग्लाइकोजन हो गया हमारा। फैट जो शरीर में किस कहां पे जमा होगी? एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड और ग्लिसरीन के रूप में जमा रहता है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा फैट खा रहे हो, एक्स्ट्रा चिकनाई खा रहे हो तो वह कहां पे स्टोर होनी शुरू हो जाएगी? आपकी एडिपोज टिश्यू, जो हमारी परत जो बॉडी की जो बाहरी त्वचा इसके नीचे की सतह पर जमा होनी शुरू हो जाती है। आप देखते हो ना, जो बहुत ज्यादा मात्रा में फैट खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, वो खाल उनकी लटकने लगती है। ठीक है, उसका यही कारण है कि उनके नीचे जो फैट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में जो जमा होनी शुरू हो जाती है।
फैटी शरीर हो जाता है, ठीक है, और ग्लिसरीन के रूप में जमा होती है। अब मैंने बताया था ना कि आपको जो फैट हमारी बॉडी में जमा होगी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि अचानक से जब बॉडी के पार्ट फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं तो उनको भी ताकत चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो है एडिपोज टिश्यू के नीचे जब फैटी एसिड और ग्लिसरीन में जमा हो जाती है वहां पे ग्लिसरीन के रूप में, तो जब बॉडी आप बहुत ज्यादा पसीना निकालने लगते हो तो आपका फैट भी आप देखते हो कि धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, तो वहां पे जो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है फैट, ठीक है। इसके बाद है शरीर का 2/3 भाग जो है बॉडी वेट का जो है पानी होता है, ठीक है, याद रखें ये बात। पानी की कमी से शरीर में डिहाइड्रेशन नामक समस्या आपके हो सकती है। वैसे परसेंटेज में बात करें तो 65 से 80% के आसपास आपकी बॉडी में जो है वाटर पाया जाता है। इसके बाद पानी की कमी से आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। पानी की अगर कमी होगी तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद है कैल्शियम के स्रोत बता रखे हैं जो हमारे बॉडी को जो जरूरत होती है मिनरल्स की। ये मिनरल्स रिलेटेड क्वेश्चंस बचे हैं, इनको मैं जरूर कवर करूंगा। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी मंडे को हम इसको कवर करें। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से आपके दूध है, अंडा है, पनीर है या सब्जियां, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। जो जब आपको आपके शरीर के ऊपर कोई घाव होगा तो वहाँ पे ब्लड को बहने से रोकने के लिए प्लेटलेट्स भी मदद करती हैं, कैल्शियम भी मदद करता है, आपका विटामिन के भी मदद करता है, ठीक है। और जब कोई घायल हो जाता है तो उसके खून को बहने से रोकने के लिए विटामिन के का टीका भी जो है लगाया जाता है। ऑपरेशन के दौरान खून ना बहे इसके लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, मैंने अभी बताया आपको। फैट सोलेबल विटामिन हमने कल किए थे ए, डी, ई के, और वाटर सोलेबल आपके बी और सी। एच भी एक विटामिन है, इसके ऊपर मेरे को भी देखना पड़ेगा क्वेश्चन हमारे सामने आया तो एच देखेंगे किस प्रकार का विटामिन है। इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है, एक्सरोपैथेलेमिया रोग विटामिन सी की कमी, विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जैसी समस्याएं जो विटामिन ए की कमी से आपकी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो एंटीरिकेटस जो विटामिन है वो आपका कौन सा होता है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, ठीक है, याद रखनी ये बात। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक समस्या आपकी हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी अडल्ट में हो सकती है। रिकेटस होती है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेसिया नामक जो हड्डियों की समस्या होती है वो अडल्ट के अंदर होती है, यंग के अंदर, ठीक है। विटामिन D2 को एर्गो कैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन D2 जो है सूरज की रोशनी से हमें मिलता है। विटामिन डी नॉर्मली याद रखें, आप D2 पे ना जाएं। ये क्वेश्चन वैसे आ गया तो आंखों में से निकाल लेते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाए तो हमें समस्या ना हो जाए अचानक से। लेकिन विटामिन डी नॉर्मली आपको सूर्य की रोशनी से सबसे अधिक मिलता है। इसके बाद है नेचुरल विटामिन को विटामिन सी जो है कहा जाता है, जिसको हम बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है, मतलब जो जनन क्षमता हमारी कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। विटामिन B1 का जो है दूसरा नाम है थायमिन, याद रखें, विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमिन। इसके बाद है विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, याद रखें ये बात। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो सकता है। विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है हेल्प करता है, जो चयापचय प्रक्रिया होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसमें जो है कौन सा विटामिन आपका मदद करेगा, विटामिन B1 कार्बोहाइड्रेट को पचाने में, या जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होती है कार्बोहाइड्रेट को लेने के बाद उसमें कौन हेल्प करता है, विटामिन B1। इसके बाद विटामिन B1 की प्राप्ति अनाज, दाल, अंडा, लीवर आदि से हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B2 का दूसरा नाम जो आपका है राइबोफ्लेविन। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन क्वेश्चंस हो रहे हैं आज वर्ल्ड ईयर में, मैं आपको रिमेंबर करवा रहा हूँ सारी चीजें। विटामिन B2 की कमी से आपको जो स्कोलेसिस या स्किन बीमारी, एलर्जी, होठों व नाकों का फटना आदि समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम है नियासिन पेंटाथोनिक है। इसके बाद विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा होता है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्लेरिफिकेशन हो गई। कल मैं आपको 5 बता रहा था क्योंकि कल का जो हमने डाटा दिखाया वहाँ पे दोनों ही डाटा एक सर्कल में आया था, एक हमने वैसे किया था, तो वहां पे विटामिन B5 दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है कि विटामिन B3 की कमी से आपको प्लेग्रा नामक रोग जो है हो सकता है। इसके बाद है विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरोडॉक्सिन, याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पायरोडॉक्सिन। इसके अलावा विटामिन B6 का नाम जो है पायरोडॉक्सिन हो गया। विटामिन B6 किस में हेल्प करता है, आरबीसी में, रेड ब्लड सेल जो बोन मैरो के अंदर बनती है आपकी, ठीक है, मदद करता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो सकती है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है।
विटामिन सी का दूसरा नाम आपको पता है एस्कॉर्बिक एसिड, कल हमने ये कवर किए थे सारे। विटामिन सी आपको खट्टे फलों से मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी आपको हो सकती है। विटामिन एच का दूसरा नाम है बायोटिन। विटामिन एच की कमी से आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकती है। कॉन्जेक्टिवाइटिस और बीमारियां, इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। क्वाशियोकर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोकर रोग आपको जो प्रोटीन की अगर आपके शरीर में कमी होगी तो आपको क्वाशियोकर रोग हो सकता है। इसके बाद एक लंबी दौड़ के धावक के लिए डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट का लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और जो उसके शरीर में फैट जो वो लेता है एनर्जी के लिए, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए लगातार कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। किसी भी गेम का प्लेयर हो, सभी को सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग वालों को भी कार्बोहाइड्रेट आ चुका वो क्वेश्चन पीछे के वीडियोज में कि वेट लिफ्टिंग के प्लेयर को जो है कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए सबसे ज़्यादा। इसी प्रकार से लंबी रेस के जो धावक होते हैं उनको भी कार्बोहाइड्रेट जो है लेनी चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, खिलाड़ी को अपनी डाइट 6 बार लेनी चाहिए, इसको छोड़ दीजिए इस लाइन को। एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट और फैट को। बार बार आ रहा है, जो एनर्जी यील्ड जो फूड के जो पार्ट्स होते हैं हमारे लिए, वो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है एनर्जी यील्डिंग फूड होते हैं, जो एनर्जी देते हैं, ईंधन का काम करते हैं शरीर में, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस खनिजों के अवशोषण को बढ़ाता, मतलब बोन के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं जो बोन का निर्माण करते हैं, ये दोनों मिनरल्स जो बोन्स के अंदर जो इन दोनों का अवशोषण रख के कौन रखता है? विटामिन डी। आपको पता है ना, विटामिन डी की कमी से बोन्स भी जो है कमजोर हो जाती है। और बोन्स का निर्माण कौन करता है? कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, 2 तत्व। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटीन को कहते हैं, क्वेश्चन हो चुका है। सनसाइन विटामिन डी को कहा जाता है, सनसाइन विटामिन डी को कहा जाता है आपका। इसके बाद है मतलब जो सन की साइन से में मिले, जो बॉडी को सूर्य की किरणों से मिले, ठीक है। विटामिन डी का कार्य हड्डियों को मजबूत करना बता चुके हैं। ग्रोथ विटामिन ए को बोला जाता है, जो बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके बाद लाल पीले फलों, ये क्वेश्चन भी आप छोड़ सकते हो। विटामिन की खोज किसने की थी? 1881 में एनएल ल्यूमिन ने जो है विटामिन की खोज आपकी की थी। इसके बाद है रेडोस्फिन पिगमेंट आंखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे और उजाले में फर्क करने में मदद करता है, ठीक है। जो रोडोस्फिन होता है और ये पिगमेंट होता है आंखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में, ठीक है। जो ये आपके पिगमेंट होते हैं रोडोस्फिन आंखों में, ये जो विटामिन ए और प्रोटीन की उपस्थिति में आपको किस में हेल्प करेगा? आपकी अंधेरे और उजाले में जो है फर्क करने में हेल्प करता है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। थ्रोम्बिन प्रोटीन के साथ जो है ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट्स आपको पता है प्लेटलेट्स को बोलते हैं, और प्लेटलेट्स क्या करता है? जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये उसी के साथ मिलके जो है ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है। फिर NIN की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का मुख्यालय कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में। इसके बाद ISO का गठन 1952 में पहले आ चुका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसके बाद एगमार्ग एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, इसकी फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन एक बार आंखों में से निकालना इतना जरूरी नहीं है। ISI की फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एगमार्क का जो है 1937 में शुरू हुआ था। ISI मार्क का आपका 1947 में शुरू हुआ। ISI और एगमार्क ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियंत्रण में आते हैं। दोनों जो है ISI और एगमार्क जो किसके नियंत्रण में आते हैं? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अलावा ISI चिन्ह है जो सबसे पहले भारत के झंडे के ऊपर लगाया गया था, मतलब किसी सामान की क्वालिटी को बेहतर बताने के लिए ये लगाया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने कवर किए। कुछ क्वेश्चंस जो कम इंपॉर्टेंट थे, मैंने उनके ऊपर ज़्यादा प्रश्न नहीं डाला, लेकिन फिर भी आप पढ़ ले उनको। और इसके अलावा हमारी बुक जो आपको पता आ चुकी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन बार बार दे चुके हैं। अब मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड ही उसके वो थे। और लगभग बुकों के जो ऑर्डर भी हो चुके हैं, लगभग हमने जो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजने भी शुरू कर दिए हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है ज़्यादा मात्रा में हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि बुक की ज़रूरत है, तो फिर उसके बाद दोबारा उसको प्रिंट करवाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी जो जितनी बुक्स थी लगभग उनके ऑर्डर पूरे होने की संभावना बनी हुई है। तो आप भी चाहते हैं कि बुक आपको चाहिए, जो हम करवा रहे हैं वो आपको लिखित में चाहिए, आपको रिटर्न में सब कुछ, क्योंकि पेड ग्रुप तो हमारा है नहीं, हम डायरेक्टली बुक ही डिलीवर कर रहे हैं। तो आप वो बुक ले सकते हो।
उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है सेपरेट, उसको देख सकते हो। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसको आप देख सकते हो। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लग रही है हमारी सीरीज़ नीचे कमेंट करते रहा करो। इसके अलावा कुछ और किसी खास टॉपिक को लेकर समस्या हो तो वो भी बताते रहो, हम नोट डाउन कर रहे हैं और जल्द जिस टॉपिक के ऊपर पहुंचेंगे उसको धीरे धीरे साथ के साथ कवर करते रहेंगे। जो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।